नमस्कार, मैं राकेश कुमार। संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। अभी सबसे प्रमुख रूप से जो संपादकीय जिस मुद्दे पर लिखा जा रहा है वह आबकारी नीति 2020-21 जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई थी, केजरीवाल सरकार द्वारा बनाई गई थी, उस पर लिखा जा रहा है। सुर्खियां भी बन रही है और कैग के रिपोर्ट खास जगह पा रहे हैं अखबारों में। तो उसी से संबंधित जो आबकारी नीति यानी शराब नीति में जो झोल हुआ है, जो घोटाले की तरफ इशारा किया है कैग ने, हम उसकी बात करते हैं। कैग की अगर रिपोर्ट की खास बातों पे हम चर्चा करें तो कैग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि थोक विक्रेताओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिससे उनका लाभ बढ़ गया। यानी थोक विक्रेताओं यानी होलसेलर्स के जो कमीशन थे उसे बढ़ाकर के 5 से 12 किया गया, लगभग 2.5 गुने की बढ़ोतरी की गई। दूसरा पॉइंट कैग ने स्पष्ट किया कि सरकार ने गुणवत्ता के जांच के लिए थोक विक्रेताओं के गोदाम में लैब बनाने की बात कही थी, लेकिन उसका कभी भी पालन नहीं हुआ। तीसरी बात जो मुख्य बिंदु है वह है बिना वित्तीय स्थिति की जानकारी लिए लाइसेंस दिए गए। एक शराब जोन चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रारंभिक निवेश जरूरी था, लेकिन कोई वित्तीय पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किया गया। अगला बिंदु है कई बोलीदाता ऐसे थे जिनकी 3 वर्ष की आय शून्य या बहुत कम थी। इससे छद्म मालिकाना हक और राजनीतिक पक्षपात की संभावना बढ़ गई। कैग के रिपोर्ट का अगला बिंदु है सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह को नजरअंदाज कर नीति में मनमाने तरीके से बदलाव किए। कैबिनेट और एलजी से मंजूरी लिए बिना कई बड़े बदलाव किए गए। अगला एक और बिंदु है पहले एक व्यक्ति को 2 दुकानों की अनुमति थी, लेकिन नई नीति में इसे 54 कर दिया गया। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, नई नीति में दुकानों की संख्या 849 कर दी गई और 22 निजी ठेकेदारों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए। कैग का जो अगला बिंदु है उसमें शराब उत्पादन करने वाली कंपनी को सिर्फ एक थोक विक्रेता के साथ कारोबार करने की बाध्यता थी, इसका उल्लंघन किया गया। 367 पंजीकृत इंडियन मेड फॉरेन लीकर ब्रांड में से केवल 25 की हिस्सेदारी 70% तक कर दी गई। इससे 3 थोक विक्रेताओं ने इंडो स्पिरिट, महादेव लीकर्स और ब्रीडको ने 71% की आपूर्ति पर नियंत्रण कर लिया और इसने शराब के मूल्य को मनमाने तरीके से तय किया और खरीदारों के पास बहुत कम विकल्प बच गया, यानी मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कर दिया, एकाधिकारवादी कर दिया गया। आवासीय क्षेत्र और मिक्स्ड लैंड यूज वाले क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई। निरीक्षण टीम ने गलत रिपोर्ट दी। कई दुकानदारों ने भी माना कि इसकी दुकान आवासीय क्षेत्र में थी और 2022 के शुरुआत में ही नगर निगम ने 4 अवैध दुकानों को सील कर दिया गया। कैग ने अपने रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कहां-कहां सरकारी खजाने में घाटा लगा, यानी कहां-कहां घोटाला किया गया और कितने रुपए का किया गया। कैग ने बताया अपने रिपोर्ट में कि गैर अधिसूचित क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुल पाने की वजह से 941.53 करोड़ रुपए के घाटे से गुजरना पड़ा दिल्ली सरकार को। छोड़े गए लाइसेंस या फिर से टेंडर नहीं करने से 890.15 करोड़ रुपए का घाटा राजस्व को हुआ, यानी घोटाला हुआ। दिल्ली सरकार के खजाने में इतनी राजस्व हानि हुई। कोरोना महामारी के नाम पर लाइसेंस शुल्क माफ करने से 144 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ, यानी सरकारी खजाने को घाटा लगा। सुरक्षा राशि सही तरीके से नहीं लेने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली आबकारी नियम का पालन नहीं करने से शराब बनाने वाली कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं को थोक आपूर्ति का लाइसेंस दे दिया गया, इससे भी कुछ लोगों को लाभ पहुंचा। तो यह कैग के मुख्य बिंदु थे और कैग के बिंदुओं के संदर्भ में आप देखेंगे कि कैग ने जो रिपोर्ट सौंपे हैं उसके आधार पर समाचार पत्रों में जो संपादकीय छपा है वह संपादकीय कटघरे में आप
कटघरे में आप नाम से संपादकीय छपा है और कैग की रिपोर्ट में संपादकीय को आधार बना करके बताया गया। कटघरे में आप शीर्षक से आप चौंकिएगा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पर कोई संपादक, किसी समाचार समूह के संपादक ने आप पे कोई सवाल उठाया। आपसे मतलब यहाँ आम आदमी पार्टी से है और आपको कटघरे में खड़ा करने वाला इसको संपादकीय में लिखा गया है। इसमें दो पक्ष दर्शाए गए हैं, जिसमें आपको कटघरे में खड़ा करने वाला बताया गया कैग का रिपोर्ट, और आप और आपके शीर्ष नेतृत्व जो समूह है उसको बेनकाब करने वाला बताया गया है। ऐसा क्यों बताया गया? कहा गया कि मनमानी शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व हानि हुई, यानी सरकारी खजाने में घोटाला हुआ। अगला पक्ष के रूप में कहा गया, जो बिंदु के रूप में उठाया गया संपादकीय में, मनमानी तरीके से क्रियान्वयन किया गया शराब नीति का, नियमों का उल्लंघन कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। जैसे आपने देखा कि 3 ब्रांड्स को जो है 71% आपूर्ति की जिम्मेवारी मिली और कैसे उन्होंने एकाधिकारवादी जो बाजार था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का उन्होंने निर्माण किया। संपादकीय में अभी लिखा गया कि 14 रिपोर्ट्स कैग के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें शीश महल जो आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं, या मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास जो शीश महल के नाम से जाना जाता है उस पर अनाप शनाप सरकारी व्यय किया। सबसे बड़ी बात थी कि जो अन्ना आंदोलन से या आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, उसमें अन्ना आंदोलन में सारे जो संलग्न नेता थे, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उन लोगों ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने स्वच्छ और सूचितापूर्ण राजनीति की बात की थी, सिद्धांतों वाली राजनीति की बात की थी और हर स्तर पर राजनीति में सूचिता बढ़ाने की बात की थी। लेकिन हुआ क्या? शीश महल के घोटाले, शराब नीति जो बनी, आबकारी नीति 2020-21 जो बनी, उसमें तमाम तरह के घोटाले और तरह तरह के घोटालों के जो इस पे आरोप लगे, मनमानी तरीके से सरकार चलाने के जो आरोप लगे, यह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सूचिता को कहीं ना कहीं बट्टा लगाता है और राजनीति में जो नेगेटिविज्म को प्रमोट करके पॉपुलर पॉलिटिक्स की जो बात होती थी, केजरीवाल ने उस नस को पकड़ा था, ऐसा संपादकीय में आरोप लगाया गया है। संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के कार्यालय में, विधानसभा के कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटाए जाने की बात और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने की बात कर रही है। संपादकीय में लिखा गया है कि ऐसा नहीं है, उनके मुख्यमंत्री के कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीर है और शहीद आजम की भी तस्वीर, शहीद आजम भगत सिंह की भी तस्वीर है। इस प्रकरण के मार्फत से संपादकीय में लिखा गया है कि क्या संविधान के निर्माता ने कहीं इस बात का संविधान में जिक्र किया है कि उनके नाम पे राजनीति करने वाले संविधान का खुल्ला उल्लंघन करें और इस तरह के घोटालों में स्वयं को झोंक दें। दूसरी बात संपादकीय में लिखा गया है कि केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वयं को क्रांतिकारी बताते हुए और भगत सिंह के हिमायती बताते उनके क्रांतिकारी रास्ते पे चल करके राजनीति में एक बदलाव के आस जगाने वाले केजरीवाल ने अपने कार्यालय से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी थी। तो क्या अभी इन मुद्दों पर विधानसभा में हंगामा किया जाना, अपने बड़े घोटालों को छिपाने और जनता के ध्यान भटकाने, इधर से उधर हटाने के लिए किया गया कुछ प्रयास तो नहीं है? इन सवालों के साथ संपादकीय जो है समाप्त होती है। नमस्कार, मुझे आशा है कि आपको यह संपादकीय विश्लेषण बहुत पसंद आएगा और यदि आपको पसंद आए तो आप इन्हें अन्य लोगों तक शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा।